बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर के अंदर हम जो सिक्योरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका एंड करेंगे इस कोर्स की हद तक। ठीक है, एंड तो वैसे हो नहीं सकता, ये टर्मिनोलॉजीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जाहिर बात है हमने आगे भी चलना है। और मैं ये समझता हूँ कि आज के लेक्चर के एंड तक जो चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी तो दैट वुड बी मोर देन एनफ। ठीक है, अगर आप उनको अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेते हैं। और आज जो मैं आपको टर्मिनोलॉजीज़ लास्ट बताने जा रहा हूँ ये आप समझ लें, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक फूलों का गुलदस्ता है। ठीक है ना, आप गुलदस्ता समझते हैं ना, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के फूल होते हैं। इसी तरीके से सिक्योरिटी की जो टर्मिनोलॉजी है इनको मैं फ्लावर्स कहता हूँ। और गुलदस्ता मैंने इसको इसलिए कहा है कि जब मुख्तलिफ़ तरह के फूल आप एक जगह पर लाकर जमा कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ना कि आपको चीज़ें इधर उधर से पढ़ाई जाएँ। कोई एक चीज़ कहीं पर पड़ी हुई है, दूसरी चीज़ कहीं पर पड़ी हुई है, तो ना देखने में अच्छी लग रही है, ना समझ में आ रही है। तो अब जो मैं आपको आज जो चीज़ें जमा करके दे रहा हूँ, ये समझ लें एक फूलों का गुलदस्ता है सिक्योरिटी के एतबार से। और इसको अगर इस तरीके से आप याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 7 की सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। आपसे, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि सिक्योरिटी क्यों कर रहे हैं हम, क्यों इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए। वो आप देख सकते हैं लास्ट 3 पॉइंट्स में आपके सामने लिखा हुआ है। आप कह रहे होंगे ये तो पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये समझ लें कि आज दरिया को कूजे में बंद करके आपको दिया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको एक आप समझ लें समरी बता रहा हूँ सिक्योरिटी की, ताकि एक आपको पॉइंट पता चल जाए कि अगर आप कहीं पर भी सिक्योरिटी जितना आगे चले जाओगे वो बात घुमा फिरा के इन्हीं 7 कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द घूम रही होगी। ठीक है, तो इस बहाने आपकी वो चीज़ रिपीट भी हो जाएगी। नॉर्मली जो CIA है ये टॉप 3 पे आते हैं। ठीक है ना, पहले दूसरे तीसरे पे आते हैं। मैंने लास्ट 3 पे इसलिए रखा क्योंकि पढ़ तो चुके हैं हम। इसको हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। जो 4 आखिरी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो 4 और ये 3, इनको आपने जहन में रखना है। ठीक है, आपसे कोई पूछ लेता है कि सिक्योरिटी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी का, तो आप कहेंगे टू अचीव द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है, ऑफ द इंफॉर्मेशन या डाटा। और अगर वो पूछ ले कि बस यही है और कुछ नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है। ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, अकाउंटेबिलिटी है और नॉन रेप्यूडिएशन है। ठीक है, ये चीज़ें आपके जहन में हो। ये 7 की सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। और आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लग भी रहा है जिस तरह कोई फूलों का गुलदस्ता है सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स का। अगर आप चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलोगे तो कभी भी आपको नहीं भूलेंगी। ठीक है, तो नंबर 1 जो है, पहली 4 मैं एक्सप्लेन करूंगा और जो लास्ट 3 हैं वो हम फिर थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे ताकि वो एक चीज़ तसलसल में आ जाए और एक सीक्वेंस में चीज़ आकर फिर हम इसको एंड कर दें। ऑथेंटिकेशन क्या है, उससे पहले आपके जहन में एक छोटी सी कहानी हो, ये लेकर फिर आगे चलते हैं। अक्सर सिक्योरिटी की किताबों के अंदर आपको ये 2 कैरेक्टर्स बहुत मिलेंगे। ये एक इमेजनरी कैरेक्टर्स हैं, एलिस या एलाइस, कोई कहता है एलिस, और बॉब। ये फीमेल है, वो मेल है, कहीं पर कंपनी में काम कर रहे हैं। और दीज आर गुड गाइज। गुड गाइज का मतलब ये है कि ये शरीफ लोग हैं। ठीक है, मेरे और आपकी तरह शरीफ लोग हैं और अपना काम कर रहे हैं। एक मिसाल के तौर पर कंपनी है लाहौर के अंदर, एक पेशावर के अंदर है, और 2 अलग अलग साइट्स में बैठे हुए हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और बीच में आप एक विजुअलाइज़ करें, एक और है, यहाँ पर आपको नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन आप एक विजुअलाइज़ करें, एक बीच में और है जिसे हम बैड गाय कहेंगे, ईव। ठीक है, ये 3 वर्ड्स ही मैं क्यों यूज़ करूँ, 3 नेम्स, क्योंकि सिक्योरिटी की किताबों के अंदर अक्सर ये कैरेक्टर्स इमेजनरी कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। एलिस एंड बॉब फॉर द गुड गाइज एंड ईव जो है वो फॉर द बैड वन। और ट्रेंट एक कैरेक्टर है, ये वो कैरेक्टर है जो कि जिस पर के ट्रस्ट करते हैं एलिस एंड बॉब। ये आप समझ लें कि इनका कोई हेड है और ये दिस इज़ आल्सो अ गुड गाय, और ये ट्रस्ट करते हैं। ट्रेंट जो है एलिस एंड बॉब को ट्रस्ट करता है और एलिस एंड बॉब ट्रेंट को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बीच में एक ईव है जो कि एक बैड गाय है। ठीक है, इसको ज़रा जहन में रखना है आपने, और इसको लेते हुए फिर आगे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और एलिस एंड बॉब जो है ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ये हम आगे देखते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होती है? ठीक है, ऑथेंटिकेशन, देखें, ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट समझते हैं ना,
सब्जेक्ट का मतलब है कि जो एक्सेस करना चाह रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मैंने आपको बताया था, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब है कोई यूज़र हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कुछ हो सकता है। इस वक्त आप आसानी के लिए समझ लें कि वो है कोई पर्सन है, या एलिस है या बॉब है, ठीक है। वो कुछ एक्सेस करना चाह रहा है दूसरे के कंप्यूटर के अंदर, दूसरे डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेस करना चाह रहा है, किसी रिसोर्स तक रसाई हासिल करना चाह रहा है। तो वैसे तो नहीं मिल जाएगी ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा उसके लिए? उसको एक्सेस तो नहीं दी जाएगी ना, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाएगी कि क्या इसको एक्सेस दे देनी चाहिए। देखें, यहाँ पर एक चीज़ आपने बड़े अच्छे तरीके से समझनी है। पहला स्टेप होता है कि जब आप उसको एक्सेस दोगे, पहले डिसाइड किया जाता है कि यार इसको एक्सेस दें कि ना दें। मिसाल के तौर पर बैंक में मैं एंटर होता हूँ, तो एंटर होने के बाद का मैंने जो काम करना है वो तो बाद की बात है ना। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे एंट्री मिल जानी चाहिए बैंक के अंदर या नहीं। ये जो पहला क्वेश्चन है कि मुझे एंट्री मिलनी चाहिए कि नहीं, दिस इज़ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अच्छा, वो कैसे होगी? यूजिंग द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेट करने का मतलब है यार इसको साबित तो करो कि यार ये वही बंदा है कि जिसको एक्सेस मिलनी चाहिए, जो जिसका नाम हमारे डेटाबेस के अंदर है, ठीक है। तो वही सवाल लिखा हुआ है कि हाउ कैन बॉब बी श्योर दैट ही इज़ कम्युनिकेटिंग विद एलिस। ये जो दो कैरेक्टर्स हैं आपके पास, तो इन दोनों को कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल बॉब को कैसे पता चलेगा कि वो एलिस ही के साथ कम्युनिकेट कर रहा है? ये एलिस ही है, कोई और नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जाहिर बात है उसको ख़ुद को ऑथेंटिकेट करवाना होगा। ऑथेंटिकेट के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं दुनिया के अंदर। इसकी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट कॉन्सेप्ट्स की हद तक ही हैं, आपको समझने चाहिए इतनी ही, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल जो चीज़ों की हमने पढ़नी है वो फिर हम बाद में देखेंगे। जितना बस आपको बताया जा रहा है इतना भी आप सीख ले तो बहुत काफ़ी है। 3 तरह के मेथड्स हैं जो ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब है किसी जगह पर आप इंटर हो रहे हैं, इंटर होने से पहले वो कौन से तरीके हैं कि जिन तरीकों का इस्तेमाल करके आपकी जो शनाख्त है वो की जाती है, ठीक है ना। आसान हो गया। सबसे नंबर 1 जो है पासवर्ड्स या पासवर्ड्स हम इंटर करते हैं। आज तक हम सारे पासवर्ड्स इंटर कर रहे थे। आप फेसबुक पे जाते इंटर करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हो, कुछ यूज़ करते हो, पासवर्ड इंटर करते हो। तो ये जो पासवर्ड इंटर करने का प्रोसेस है ये क्या होता है? आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जा रही होती है बैक एंड पर कि क्या ये वही यूज़र है कि नहीं, कोई बोगस तो नहीं है। और इसको सिक्योरिटी की ज़ुबान में कहा जाता है समथिंग यू नो। ये याद रख लें। वैसे तो एक इजाफी चीज़ है, लेकिन चलें आपकी वोकेबलरी में इजाफा हो जाएगा। जब आप अपने आप को अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाने के लिए जब पासवर्ड इंटर करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है, मतलब ऑथेंटिकेशन तो कहा जाता है, लेकिन ऑथेंटिकेशन के अंदर जो 3 तरीके हैं उनमें से जो पहला तरीका है पासवर्ड इंटर करने का, उसको कहा जाता है समथिंग यू नो। मतलब क्या पता है तुम्हें, बताओ। तो भाई पासवर्ड पता है वो लिखो, दिस इज समथिंग यू नो। इसके बाद एक और इसी ऑथेंटिकेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है डबल सिक्योरिटी जो लगाई जाती है, समथिंग यू हैव। यानी कि पासवर्ड तो एंटर कर लिया, उसके बाद आपसे कहा जाता है अगर तो ये सिक्योरिटी लगी हुई है सेकंड लेवल की, एक टोकन नंबर होता है जो कि जनरेट किया जाता है। इसकी डिटेल में मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा क्योंकि ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन सिर्फ आप इतना समझ लें कि जब टोकन्स की बात आएगी, ठीक है, तो आप ये समझ लें कि ऑथेंटिकेशन की बात आ रही है और समथिंग यू हैव की बात आ रही है। और जो तीसरा इसमें ऑथेंटिकेशन का तरीक़ाकार होता है उसे कहा जाता है बायोमेट्रिक। यानी कि पासवर्ड्स भी आपने एंटर कर लिए, टोकन्स भी आपने एंटर कर लिए, ठीक है। टोकन एक बेसिकली नंबर होता है जो कि आप अपने मोबाइल डिवाइस पे जनरेट करते हैं। आप में से जिन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है अपने फेसबुक की आईडीज़ पर और मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल मीडिया की आईडीज़ पर, वो इस बात को समझते होंगे। बायोमेट्रिक का मतलब ये है कि तीसरी लेवल की एक ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है आपने वेरिफिकेशन के लिए। बायोमेट्रिक का मतलब ये है कि आपके जो जिस्म के अज़ा हैं, आइज़ हो गया, आपके फिंगर प्रिंट्स हो गए, उसके ज़रिए से आप ख़ुद को वेरीफाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक 3rd लेवल और हाई लेवल की ऑथेंटिकेशन आपकी हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं तो आपको एक्सेस दिए जाने से पहले आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है। ऑथेंटिकेट का मतलब है आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है यूजिंग दीज 3 मेथड्स। ज़रूरी नहीं कि आप तीनों की तीनों मेथड्स लगाएं, कम से कम एक मेथड तो ज़रूर होना चाहिए पासवर्ड। ज़ाहिर बात है पासवर्ड ही नहीं है वो तो सिक्योरिटी ना हुई ना, पासवर्ड होना कम से कम ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑथेंटिकेशन। अब इसके बाद जब आप ऑथेंटिकेट हो गए, ठीक है, आप ऑथेंटिकेट हो गए, पासवर्ड आपने एंटर कर लिया और
सिस्टम के अंदर या किसी भी जगह पर आप जा रहे थे, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी कंप्यूटर, किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर पासवर्ड एंटर किया, आप ऑथेंटिकेट हुए, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हुई और आप वहाँ पर एंटर हो गए। बैंक में एंटर हो रहे थे हम, मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई हुई, मेरा कार्ड चेक किया, जो भी किया और मुझे एंटर कर दिया। अब एंटर होने के बाद सवाल ये होता है कि बैंक के अंदर क्या मुझे हर एक जगह की एक्सेस है? ठीक है, आइडेंटिटी चेक तो हो गई, वो ऑथेंटिकेशन हो गई। अब मैं एंटर हो गया। एंटर होने के बाद क्वेश्चन ये है कि मेरे पास इख्तियारात कितने हैं। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ किसी लेक्चर में आपको। ठीक है, इख्तियारात, सवाल अब ये आता है, इस सीक्वेंस में भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले ऑथराइजेशन आती है कि पहले ऑथेंटिकेशन आती है। तो याद रखें, पहले ऑथेंटिकेशन आती है, उसके बाद ऑथराइजेशन आती है। जाहिर बात है, जब आप एंटर हो जाएंगे कहीं पर तो उसके बाद ये क्वेश्चन पैदा होगा ना कि हाँ भाई, आप बताओ इस बंदे का क्या काम है, इसके क्या इख्तियारात हैं। अब ये तो नहीं है कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, ये बैंक का मैनेजर भी है, ये सारा कुछ है, ऐसा नहीं है। जो उस के इख्तियारात हैं वो वही करेगा। तो ये आइडेंटिटी वर्सेस अथॉरिटी, इसको अच्छी तरीके से समझ लें। आइडेंटिटी जो है उसका ताल्लुक है ऑथेंटिकेशन के साथ, और अथॉरिटी का मतलब है आपके इख्तियारात के साथ। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए इज़ अ सब्जेक्ट एलिस अलाउड टू एक्सेस एन ऑब्जेक्ट अपॉन अ फाइल। यानी कि एलिस इस वक्त एक सब्जेक्ट है, मतलब ये कि ये कोई चीज़ एक्सेस कर रहा है। ठीक है, इसकी ऑथेंटिकेशन हो गई। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये एक फ़लाँ फ़ाइल को या फ़लाँ ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए अलाउड है कि नहीं। ये सवाल आता है ऑथराइज्ड के लिए, ऑथराइजेशन के लिए। आसान सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। और ऑथराइजेशन की जो टेक्निक्स हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन की मैंने 3 टेक्निक्स आपको बताई हैं। ऑथराइजेशन की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ज़रा डीप लेवल पे चले जाकर इसकी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स का। ठीक है, जो कि ये वहाँ पर रूल्स, कवानीन डिफ़ाइन किए जाते हैं कि किस सब्जेक्ट को ऑथराइजेशन होगी, इख्तियारात होंगे किन किन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के, कब, जबकि वो ऑथेंटिकेट हो जाए उसके बाद। याद रखें, ऑथराइजेशन की बात सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो कि ऑथेंटिकेट होकर एंटर हो चुके हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो एक हो गया ऑथेंटिकेशन, फिर हो गया आपका ऑथराइजेशन, और उसके बाद है आपका अकाउंटेबिलिटी। ये भी एक बड़ा ज़रूरी है। देखें, अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है, ज़रा आप सोच के मुझे बताएं। अकाउंटेबिलिटी क्या मतलब है? एहतिसाब। एहतिसाब हर उस बंदे का होता है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी है। ठीक है, जो ऑथराइज्ड लोग हैं, कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर लोग काम कर रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कॉलेज का प्रिंसिपल है वो बाहर चला जाए और सड़क में किसी बंदे को पकड़े और कहे कि यार बताओ, हाँ तुम क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हो। वो कहेगा मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं तो ऑथराइज्ड ही नहीं हूँ इसका, आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। वो कहेगा आप उन लोगों से जाके सवाल करो जिनको क्या आपने अथॉरिटी दी हुई है, जिनको आपने ऑथेंटिकेट करके अथॉरिटी दी हुई है, उनसे जाके अकाउंटेबिलिटी करो। ठीक है, तो ऑथराइज्ड जिन लोगों को आपने एक्सेस दे दिया किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का, इस वक्त मैं बात जनरलाइज रख रहा हूँ, जनरल रख रहा हूँ, और उसके बाद अथॉरिटी दे दी किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की, तो अब ये लाजिम है सिक्योरिटी के अंदर भी कि आप उसको रेगुलरली मॉनिटर करें, उस पर नज़र रखें। ठीक है, ताकि पता चले कि ये अपना काम सही कर भी रहा है कि नहीं। और उसमें यहाँ 2 वर्ड्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, लॉगिंग एंड ऑडिट ट्रायल्स। ये पूरे टॉपिक्स हैं। लॉगिंग का मैं आपको बता दूं, मतलब ये होता है कि जो काम वो कर रहा है उसके रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं, पूरी नज़र है आपकी। ठीक है, लॉगिंग इसे कहा जाता है। उसकी एक एक हरकत कंप्यूटर में या कहीं पर भी हो रही है, आपके पास उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, लॉगिंग। ऑडिट ट्रायल्स का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई टीम आई है और वो ऑडिट कर रही है। ऑडिट का मतलब है चेक कर रही है, देख रही है कि इसने सारा काम ठीक किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो फिर कानूनी कार्रवाई उस पर होती है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये आपने जहन में रखनी है। इसके बाद आ जाती है नॉन रेप्यूडिएशन। नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब होता है, रेप्यूडिएशन का कहते हैं इनकार हो जाना, इनकारी हो जाना। जिस तरह हम लोग हो जाते हैं ना, अक्सर हमारी कौम हो जाती है काम करके और कहते नहीं किया हमने। ठीक है, आसान सी एग्जांपल है, गलत काम कर लेते हैं और कहते हैं हमने नहीं किया। इसे कहते हैं रेप्यूडिएट कर देना। और सिक्योरिटी की दुनिया के अंदर ये चीज़ तो बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी ना, कि अगर एलिस ने बाप को कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया और बाप बाद में पूछा गया कि क्या एलिस ने ये डॉक्यूमेंट भेजा था आपको ओवर द इंटरनेट, वो कह दे कि यार मैं तो नहीं भेजा, इसे कहा जाएगा रेप्यूडिएशन। तो कोई ऐसे तरीके होने चाहिए कि 2 एंटिटीज़ के दरमियान जब कोई कम्युनिकेशन हो जाए तो वो लोग बाउंड हों
कि अगर वो बाद में इनकारी होना चाहें भी तो वो ना हो सकें। इसे कहा जाता है नॉन रेप्यूडिएशन, ठीक है। अनडिनाइबिलिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कहा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप जिस तरह पैसे भिजवा देते हैं ना, ट्रांजैक्शन। तो इफ़ एलिस वांट्स टू प्रूव टू ट्रेंट दैट शी डिड कम्युनिकेट विद बॉब, यानी कि वो जो ट्रेंट, अगर आपको याद हो मैंने बताया कि ये एक वो पर्सनैलिटी है जो जिसको ट्रस्ट करते हैं कि दोनों। तो अगर एलिस ने प्रूव करना है ट्रेंट को कि मैंने बॉब के साथ कम्युनिकेशन किए, तो उसके पास कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए, बॉब के पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि वो इनकार नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। उसके लिए जो तरीके यूज़ किए जाते हैं उसमें से एक तरीका आपके पास डिजिटल साइंड स्टेटमेंट्स होती हैं, ये थोड़ा सा हम आगे जाके पढ़ेंगे। डिजिटल सिग्नेचर्स भी कहा जाता है इनको, और ये ऐसे एविडेंस होते हैं जो डिजिटल एविडेंस होते हैं। ज़ाहिर बात है हम कंप्यूटर की दुनिया की बात कर रहे हैं ना, ताकि अगर सेंडर और रिसीवर में से कोई ये चाहे भी इनकार करना कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने इस कम्युनिकेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो वो नहीं कर सके, ठीक है। दिस इज़ नॉन रेप्यूडिएशन। 4 चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको, इम्पॉर्टेंट तरीन: ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड नॉन रेप्यूडिएशन। यहाँ पर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे बेसिक सिक्योरिटी के, वो ख़त्म होते हैं। और उसमें भी जो फिर एंड में मैंने 7 आज के लेक्चर में मैंने आपसे कहा कि 7 हमने करने थे, उन 7 में जो 4 थे जो कि हमने नहीं किए थे वो ख़त्म हुए यहाँ पर। इन 4 के साथ 3 थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं, जल्दी से मैं गो थ्रू करवाता हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें नई चीज़ है नहीं, लेकिन मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कॉन्फिडेंशियल क्या मतलब है। आप चाहते हैं कि यार आपका डाटा सिर्फ वो लोग पढ़ें या एक्सेस करें जिनको के एक्सेस करना चाहिए, जिनको इजाज़त है, ठीक है। दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल। और वही चीज़ आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। प्राइवेसी भी इसे कहा जाता है, ठीक है, प्राइवेसी। एग्जांपल्स यहाँ पर अगर आप देख लें, स्टूडेंट एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन मे हैव मॉडरेट कॉन्फिडेंशियलिटी रेटिंग, मतलब इनमें रेटिंग्स होती हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हाई कॉन्फिडेंशियल होती है, कुछ लो कॉन्फिडेंशियल होती है। स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कॉन्फिडेंशियल तो है, लेकिन अगर कोई इसको देख भी ले तो मतलब फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई पैसों का नुकसान हो जाए या कुछ हो जाए, या होगा नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना हाई नहीं हो सकता, लेस डैमेज है। नेक्स्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी दे चुका हूँ, यूर एंड्रॉयड स्टोरेज हाईली कॉन्फिडेंशियल रेटिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी रेटिंग, ठीक है। समझ चुके होंगे आप में से हर एक के पास एंड्रॉयड है और आपका अपना डाटा है, ठीक है। और आप सब जानते हैं क्या क्या आप लोगों ने डाटा वहाँ पर आपके हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल डाटा सब कुछ होता है उसके अंदर। तो अगर वो कोई ले जाए तो फिर अल्लाह ही मालिक है कि उसके साथ क्या होगा, वो आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आप नहीं चाहेंगे कि वो कोई ऐसा बंदा पढ़े कि जिसको कि इजाज़त नहीं है रीड करे, ठीक है। तो दिस इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो आप कहेंगे यार मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर लिया है। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है वो, अगर आप देखो ना, इन्फॉर्मेशन हैज़ कॉन्फिडेंशियलिटी व्हेन इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर और एक्सपोजर टू अनऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स और सिस्टम्स, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ, ये जस्ट मैंने रीड किया है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है, वैसे तो पहले इंटेग्रिटी आता है, लेकिन चलें, अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास सर्विसेज जो आपको दी जा रही हैं वो हमेशा अवेलेबल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसका क्या मकसद है कि वो, उनका मकसद ये होना चाहिए कि वो हमेशा अप रहे। अप का मतलब है कि वो चलती हालत में रहे, कि जब भी स्टूडेंट्स उसको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस करना चाहें तो वो एक्सेस कर सकें। दिस इज़ अवेलेबिलिटी, कि वो जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है। और इसकी एग्जांपल क्या है मज़ीद, वेब सर्वर, सॉरी यहाँ पर ई है, वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर आपके नादरा के सर्वर्स हो सकते हैं, अब इन पे अगर अटैक हो जाए तो क्या होगा, ये सर्वर्स डाउन हो जाएंगे, तो क्या होगा, अवेलेबिलिटी ख़राब हो गई। तो अगर ये सर्वर्स हमेशा अप रहते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि अवेलेबिलिटी आपने अचीव कर लिया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप इनको मज़ीद पढ़ सकते हैं, कोई इनमें क्वेश्चन हो तो आप मुझसे फिर कर सकते हैं, ठीक है। मैं इनकी एक्सप्लेनेशन पहले कर चुका हूँ। इंटेग्रिटी की भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपसे की थी कि आप ये चाहते हैं कि आपका डाटा जिस हालत में आपने सेंड किया है उसी हालत में रिसीव हो जाए दूसरे बंदे को। दिस इज़ इंटेग्रिटी, वो ओरिजिनल हालत में है आपका डाटा। अगर बीच में वो डाटा ख़राब हो जाता है तो आप कहेंगे कि जो आपकी इंटेग्रिटी है वो ख़राब हो गई है। एक अच्छी एग्जांपल है दो यहाँ पर, हॉस्पिटल पेशेंट्स एलर्जी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप खुद सोचें कि हॉस्पिटल में नर्सेज हैं, उनके पास कुछ पेशेंट्स के डाटा आता है, अब वो आगे जाकर दे देती हैं डॉक्टर को, और वो नर्स क्या करती है कि वो डाटा चेंज कर देती है, तो क्या हुआ, इंटेग्रिटी ख़राब हो गई। अब अगर
डॉक्टर तो यकीन कर रहे हैं उस नर्स के ऊपर, उस डाटा की बुनियाद पर जो कि चेंज हो चुका है, वो अपने कुछ फैसले कर लेते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो क्या होगा, वो जो हॉस्पिटल है और उस डॉक्टर है उसकी रेपुटेशन तो गई ना, वो एसेट ख़राब हो गया। किस वजह से? क्योंकि वो जो इंटेग्रिटी थी, वो जो 7 सिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से एक कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। दूसरी एग्जांपल है कि अगर आपके जो व्हाट्सएप की चैट है, ठीक है, आप किसी दोस्त से आप चैट कर रहे हो तो ए से बी तक मैसेज जा रहे हैं, आपने लिखा कुछ है, उसको मिल कुछ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना, कुछ और मिल रहा है उसे, बीच में जो काम अपना काम करने वाला बंदा है वो करता चला जा रहा है, तो क्या हुआ, इंटेग्रिटी आपकी ख़राब होगी और इससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो यहाँ पर ये 7 की सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गुलदस्ते को आप संभाल के रखेंगे अपने जहनों के अंदर और दिलों में उतार लें, क्योंकि कुरान भी दिल पर उतरा था, तो ये चीज़ें भी अगर आप दिलों में रखेंगे ना तो आपसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। और लास्ट में, रिमेंबर, डू नॉट फिगर ऑन अपोनेंट्स नॉट अटैकिंग, वरी अबाउट योर ऑन लैक ऑफ प्रिपरेशन। याद रखें, हमेशा अपनी तैयारी रखा करें। आप ये मत सोचा करें कि अगला बंदा अटैक कैसे करेगा, या ये सोच लेना कि यार हम ये सोच रहे हैं कि इस बात के कितने चांसेस हैं कि जो हमारा दुश्मन है हम पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, वो बात की बातें हैं। अपनी तैयारी हमारी पूरी है कि नहीं, ये जस्ट कोट्स हैं जो कि किताबों में आपको मिलते हैं और ये इसलिए बताए जाते हैं। आखिरी लाइन पढ़ लें, द कोट सेट्स द सीन फॉर वाई वी वांट टू स्टडी डिफेंस नॉट ऑफेंस। ये याद रखें, ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, दिस इज़ बेसिकली द सिक्योरिटी, यानी कि आप थोड़ी सी आप बेसिक्स टू मिड आप ये लेवल पर जाकर आप देखेंगे कि ख़ुद को सिक्योर करने के तरीके क्या होते हैं या वो मेथड्स क्या हैं जो कि दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं सिखाई जा रही कि आपने अटैक कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। आपने डिफेंसिव मेजर्स जो हैं जितना कि आपके कोर्स के अंदर है, वो चीज़ आपको इंशाल्लाह सिखाई जा रही है। और आपसे उम्मीद मैं करता हूँ कि अभी तक ये 6 लेक्चर्स गालिबन जो हो चुके हैं, ये यहाँ तक आप इनको घोल के पी जाएँ, जिस तरह तवीज़ घोल के पी जाया करते हैं ना, तो ये भी घोल के पी जाएँ। इनके बाद मैं ये चीज़ें डिटेल में आगे नहीं समझाऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह रिवाइज़ करके और अच्छे तरीके से समझ कर आएँगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।